हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th हिंदी में गद्य संकलन का अध्ययन कर रहे हैं, जो आपका गद्य भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोगों ने काव्य का अध्ययन कर लिया था। आज आपका ये गद्य में जो आपका चौथा चैप्टर है, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके। और इन्होंने एक निबंध लिखा भारतीय संस्कृति, है ना, तो उसी का अध्ययन हमें आज करना है। देखते हैं, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से कुछ बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न हैं। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है और ना गर्मी देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भारतीय संस्कृति, यहाँ पर क्या किया गया है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं। कह रहे हैं इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या लेखक के कहने का आशय ये है कि भारत में क्या है, विभिन्नता में भी एकता हमें दिखाई देती है ना, विभिन्नता में एकता हमें दिखाई देती है। जैसे कहा गया कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, मतलब भारत के बारे में कुछ जानता ही ना हो, और वो भारत देश में आ जाए तो वो क्या करे, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे भारत देश का भ्रमण करे तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे क्या है कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वह उसी प्रकार से है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, आप अगर उत्तर साइड में जाएंगे, उत्तर की दिशा में जाएंगे तो आपको हिमालय से ढकी हुई बर्फ़ की चोटियाँ मिलेंगी। कहने का मतलब कि पूरे साल भर आपको वहाँ पर ठंड का अनुभव होगा। ठीक, और आप यदि इधर वहाँ से अगर दक्षिण दिशा में आएँ, है ना, दक्षिण दिशा में आएँ तो क्या होगा, आपको गर्मी का आभास होगा। ठीक, और उसके बीच में आपको गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के समतल मैदान भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये क्या है, यह एक ही देश में होना, ये एक ही देश में होना सबसे बड़ी बात है ना। आप और देशों की तुलना में अगर देखें तो भारत की स्थिति कुछ अलग ही है। चाहे भाषा के रूप में आप देख लीजिए, है ना, भाषा में भी कई विभिन्नताएं हैं, और आपके पहनावे में भी कई विभिन्नताएं हैं, खान पान में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, और हमारे यहाँ तो इतने धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये क्या है, इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये बिल्कुल हमारे आंखों के सामने दिखती हैं। ये विभिन्नताएं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो विभिन्नताएं हमें देख नहीं सकते लेकिन केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी विभिन्नताएं ऐसी हैं कि जो हमारे आंखों के सामने आती हैं, दिखती भी हैं और बिल्कुल भिन्न भी रहती हैं, है ना। अब जैसे आप खान पान पर ही देख लीजिए, क्या है कि जैसे आप इस समय बहुत चल रहा है क्या, इडली डोसा, ये सब चीज़ें हैं, तो क्या यह हमारे ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, तो क्या यहाँ पर का वो खान पान था? नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे हम भी उससे जुड़ गए, है ना। जो पहनावे का तरीका, जो दक्षिण भारत में, अगर आप दक्षिण भारत के पहनावे का तरीका देखें तो क्या उत्तरी भारत के लोग उस तरीके का पहनावा पहनते हैं या उस तरीके का पहनावा है उनका?
बिल्कुल भी नहीं है ना। जो साज श्रृंगार के साधन हैं वो भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, तो हमें बिल्कुल सा अलगाव प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं, एक ही देश में निवास करते हैं, है ना। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि बहुत जो एक दूसरे से बातों में, बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आते हैं, बिल्कुल भिन्न है ना। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि जो हमें दिखाई पड़ती हैं लेकिन वह भिन्न है, अलग हैं। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं, है ना। कोई महाद्वीप हो उसके अंदर आपको इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, ठीक। लेकिन भारत के अंदर आपको पूरे के पूरे, जैसे आप पूर्वी भारत में चले जाएं तो वहाँ पर क्या है, आपको साल भर वर्षा से प्रभावित क्षेत्र मिलेंगे, है ना। उत्तर भारत में चले जाएं तो ठंड से प्रभावित आपको क्षेत्र मिलेंगे। पश्चिमी भारत में चले जाएं तो आपको क्या होगा, आपको गर्मी का आभास होगा, ठीक। दक्षिण भारत में चले जाएं तो आपको नदियाँ, पठार, पहाड़ ये सब मिलेंगे, है ना। तो एक ही देश में आपको ये सारी प्राकृतिक जो विभिन्नताएं हैं ये देखने को भी मिल जाएंगी। और ऐसा किसी कहीं पर भी होता है तो वो पूरे के पूरे आपको एक महाद्वीप में देखने को मिलता है, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक देश के ही अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। लिखा है कि जैसे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे, है ना। अब देखिए वही बात यहाँ पर भी की जा रही है कि अगर आप हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर, मतलब उत्तर भारत में आप इसको पाएंगे, और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, मतलब कौन, जो व्यक्ति क्या है कि भारतीय संस्कृति से या भारत से बिल्कुल अपरिचित है, वो अगर आता है कोई विदेशी तो वो क्या करेगा, वो अगर दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, कहाँ से, उत्तर से, है ना। उत्तर से यदि वह दक्षिण की तरफ आएगा तो उसको बीच में क्या होगा, गंगा, यमुना, नीलगिरी, है ना, सह्याद्री, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ हैं इनसे क्या होगा, इनके समतल मैदान आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी उपजाऊ भी होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जब वहाँ से फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पर जो एमपी और महाराष्ट्र ये सब एरिया है इस क्षेत्र में आएंगे तो फिर क्या होगा, आपको और भी दक्षिण में चले आएंगे तो क्या होगा, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी, ये तमाम पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं एक तरफ क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, हिमालय पर्वत है, फिर आपको बीच में हिस्सा क्या मिला, नदियों का क्षेत्र मिला, जहाँ पर काफ़ी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, उनके उपजाऊ समतल क्षेत्र मिले। फिर उससे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। फिर उससे आगे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, पठारी क्षेत्र मिलेगा, है ना। तो फिर क्या है, और पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कह रहे हैं कि अगर वह पूरब से पश्चिम की ओर भी जाएगा या पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तब भी वो विभिन्नता इसको देखने को मिल जाएगी, ठीक। फिर क्या है, हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी, है ना। कह रहे हैं कि हिमालय के जो क्षेत्र में है, जो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसकी बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या है, व्यक्ति तो साल भर गर्म कपड़े तो छोड़ता ही नहीं है ना। मतलब साल भर वहाँ गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। और लेकिन यदि आप और चले आए, पश्चिम साइड में चले आए तो आपको लू से प्रभावित क्षेत्र मिलेंगे, मतलब काफ़ी गर्मी वाला क्षेत्र मिलेगा। और क्या है, कह रहे हैं कि फिर अगर आप आगे बढ़ें तो कन्याकुमारी का जो मौसम है वहाँ पर ना आपको सर्दी का आभास होगा और ना गर्मी का आभास होगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से बसंत के मौसम में होता है उस प्रकार से कन्याकुमारी का क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और ऐसा क्या है, केवल भारत में ही संभव है, कुछ और देश हैं, लेकिन लेखक यहाँ पर केवल और केवल भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहा है तो उसी की विशेषताओं का वर्णन यहाँ कर रहा है, ठीक। फिर आगे
अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। मतलब क्या है कि लेखक पूरब से पश्चिम जाने की बात कर रहा है कि यदि आप असम में चले जाएं तो वहां पर आपको 300 इंच बरसात मिलेगी, है ना। और अगर आप जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में, है ना। तो यदि आप राजस्थान चले जाएं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, पूरा का पूरा तप्त भूमि मिलेगी, मतलब गर्मी से तपती हुई भूमि मिलेगी। वहाँ पर पूरा आपको गर्म मौसम मिलेगा, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, मतलब वर्षा वहाँ नाम मात्र की होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, है ना। मतलब है कि चाहे भारत की जलवायु और भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरीके से है कि यहाँ पर हर चीज़ें उगाई जाती हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, अन्न हो, सब चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जानवर, है ना, फल, सब्जियाँ, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, है ना। देखिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि इसी बात को हमें सिद्ध करना हो, इसको देखना हो, तो यहाँ पर हम लोगों के रहन सहन, खान पान और उसकी वेशभूषा से ही जान सकते हैं, और उसकी जो शारीरिक संरचना है, उसके जो सोचने समझने की जो मस्तिष्क है उससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं कि भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं, और जो भिन्न भिन्न प्रांत हैं उससे हमें पता चलेगा। जैसे जो कश्मीर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो लोग देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये कश्मीरी हैं, है ना। और जैसे आप जो नेपाल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक, तो वहाँ से भी क्या होगा कि हमें उस तरीके के लोग, है ना, जिसकी हाइट कम होती है और तमाम गुण होते हैं उनके अंदर, तो वो व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो आपका ये क्षेत्र है, तिब्बत का जो भी क्षेत्र है, तो वहाँ के जो लोगों का निवास स्थान है, तो भारत का जो जुड़ा हुआ क्षेत्र उससे है, वो भी मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ना, और वहाँ के लोग अलग होंगे। फिर इधर आप यदि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सब चीज़ों की बात करें तो यहाँ के लोगों की शारीरिक संरचना आपको अलग मिलेगी, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनका भी रहन सहन, खान पान और शारीरिक संरचना, रंग भेद में भी क्या होता है, अंतर होता है, ठीक। तो ये तमाम विभिन्नताएं आपको एक ही देश में देखने को मिलेंगी, ठीक। फिर कह रहे हैं कि इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, मतलब कई भाषाएं, जैसे कि आपको पता है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितना 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो वो तो 22 भाषाएं वहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं कि जो लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, तो ये भाषाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे और कह रहे हैं कि बोलियों की तो गिनती ही नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी कि जो भारत के मतलब हमारे यहाँ क्या है, पानी आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पानी पी रहे हैं, ठीक, और आप लगभग 12-13 किलोमीटर दूर जाकर पानी पिएंगे तो आपको पानी के स्वाद में भी अंतर मिल जाएगा, है ना। और तो कह रहे हैं कि 4 कोस पर बदले पानी, है ना, मतलब आपको इतनी दूर पर क्या होगा, पानी के स्वाद में अंतर समझ में आ जाता है। तो 4 कोस पर बानी तो क्या होता है, 4 कोस पर मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, आपको भाषा में भी अंतर देखने को मिल जाता है। अभी आप इधर फूलपुर साइड में चले जाएं, है ना, ज़्यादा दूर नहीं, आप का जो इलाहाबाद के क्षेत्र में क्या है, सासो का क्षेत्र है, मतलब जहां हम हैं यहाँ से आप सासो क्षेत्र चले जाएं या फूलपुर क्षेत्र चले जाएं, तो यहाँ से भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है ना, यहाँ से भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, भाषा में हमें क्या होता है, 4 कोस पर ही भाषा में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
15-16 किलोमीटर की दूरी पर ही भाषा में अंतर मिलना शुरू हो जाता है, और लेकिन लोग एक ही जैसे हैं, है ना। तो इस तरीके की विभिन्नताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर आगे क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। ठीक, तो लेखक यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग भी आप खुद ही नहीं गिनती कर पाएंगे, है ना। जैसे आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म है ना, हिंदू धर्म है, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें भी संप्रदाय बढ़ गए हैं, जैसे उसमें क्या है, हिंदू में क्या है, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है ना, इस तरीके से बटे हुए हैं। और इस्लाम धर्म में क्या है कि वहाँ पर शिया सुन्नी में भी परिवर्तन है, फिर उसके अंदर भी डिवाइडेशन मतलब विभाजन हुआ है। तो इस तरीके से कितनी भी क्या है संप्रदाय और धर्म हमारे देश में निवास करते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। किस तरीके से, जिस प्रकार से हमारे यहाँ बोलियों की कोई गिनती नहीं है। ठीक, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों संप्रदायों की गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित व्यक्ति आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, है ना। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि इतनी विभिन्नताएं देखकर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये जो भारत है, ये भारत क्या है, एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है ना। कहने का मतलब जितने गुण आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलेंगे, उतने गुण भारत के अंदर ही समाहित हैं, है ना। और जो आपको भिन्न भिन्न जातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो अगर ये व्यक्ति अगर ये बोल दे कि ये क्या है, यह एक देश क्या है, भिन्न जातियों का नहीं बल्कि जातियों का समूह है, तब क्या होगा। लेखक कह रहा है कि इसमें कोई फिर वो चिंता की बात नहीं है या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक, वो कोई भी कह सकता है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी, है ना। लेखक कह रहा है कि यदि भारत को कोई ऊपर देखना चाहेगा, तो फिर यहाँ पर भारत की जो विभिन्नता मतलब जो गहराई है, जो विभिन्नता में जो गहराई है, अगर उसको नहीं जान पाएगा तो फिर केवल उसको यहाँ पर विभिन्नता ही दिखाई देगी। लेकिन जो यहाँ की सबसे बड़ी खास बात है वो है विभिन्नता में एकता, है ना, अनेकता में एकता। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। हम भले अलग अलग बोली क्षेत्र से हैं, खान पान हमारा अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी क्या हैं, एक हैं। और वो क्या हैं, हम सभी भारतीय हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है ना। अगर हम एकता की दृष्टि से देखें तो हम सभी क्या हैं, सभी भारतीय हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि यदि हम इसको ऊपर देखेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तो केवल हमें क्या होगा, यहाँ विभिन्नता ही दिखाई देगी, है ना। कोई भी कह सकता है कि अलग हैं, लेकिन अलगाव बिल्कुल भी नहीं है। यदि देश पर कोई भी समस्या आती है तो सभी क्या होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। तो ये क्या दिखाता है, हमारे देश की एकता को ही दिखाता है। ठीक, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ि या फूल दूसरे से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ठीक, अब लेखक कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर से इसको देखेगा तो वो तो उसको केवल यहाँ पर विभिन्नता ही देखने में आएगी, उसको केवल विभिन्नता ही देखने को मिलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इसकी गहराई में जाएं तो यह कह रहे हैं कि यही विभिन्नता क्या करती है, यही विभिन्नता सबको पिरोकर मतलब सबको अपने आप में समाहित करके
क्या करती है, उसका एक सुंदर समूह बना देती है, मतलब सबको एकता के सूत्र में बांध लेती है। ठीक एग्जाम्पल दे रहा है लेखक कि जिस प्रकार से कोई रेशमी धागा होता है और वह अनेक प्रकार की मड़ियों को, फूलों को पिरो कर क्या कर देता है, धागे में पिरोया जाता है तो एक सुंदर हार बन जाता है। ठीक, और क्या होती है, प्रत्येक मणि और फूल जो कि अलग अलग हैं, जो कि मणि का गुण अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, फूल का गुण अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, लेकिन जब वह एक क्या है कि माले के रूप में अगर उसको पिरो दिया गया तो फिर कोई किसी से अलग नहीं है और सब मिलकर क्या करते हैं, एक सुंदर हार का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी भारत के लोग हैं, जो हमारे अंदर जो विभिन्नताएं हैं, ये क्या है, सभी एक सूत्र में बंधे हैं और भारत को सुंदरता प्रदान करने का कार्य करते हैं, मतलब भारत को एकता के सूत्र में बांधकर भारत की सुंदरता को बनाए रखते हैं। इसी को हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। लेखक कह रहा है यही भारतीय संस्कृति है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। और यही बात अंत में लेखक ने भी घुमा फिरा कर वही कहा। फिर आगे लेखक कह रहा है कि यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऐसी बातें तो काव्यों में की जाती हैं, रचनाओं में की जाती हैं। लेखक कह रहा है ऐसी बात नहीं है, केवल काव्य रचना में इसकी बात नहीं की गई है, बल्कि क्या है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। मतलब इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त हैं। ठीक, मतलब यही सब क्या है, मिलकर। देखिए यहाँ पर हम सीधा सीधा अपने भावों को भी यहाँ पर हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कहा कि हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए, मतलब जितनी भी विभिन्नताएं हैं सब 1000-2500 साल पहले भी यहाँ पर थी और आज भी वो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, कैसे, जैसे करें कि अनेक जलप्रपात जानते ही आप लोग, है ना, जो झरने के रूप में ऊपर से गिरता है ना, जलप्रपात हैं। और जो उनका प्रवाह है, मतलब जल प्रवाह है, वो क्या है, वो सभी कहीं ना कहीं जाकर मिलते हैं आपस में। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो मिलकर समुद्र का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से जो भारत में विभिन्नताएं हैं या भी मिलकर क्या करती हैं, भारतीय संस्कृति रूपी समुद्र का निर्माण करती हैं, है ना, भारतीय संस्कृति रूपी समुद्र का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब यही विभिन्नता ही भारत की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर एकता बनाने का कार्य करती है। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अब समझिए, पहले कह रहे कि जो ये नदियां हैं, जो नदियों का जल है, ये भी क्या है, कहने कि भले भी इनका उद्गम स्थल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्थानों से निकलती हों, अलग अलग प्रदेशों में बहती हों, अलग अलग प्रकार के क्या हैं, अलग अलग प्रकार के फल फूल अन्न अनाज इनसे उत्पन्न किया जाता हो, लेकिन क्या है, इसमें जो जल प्रवाहित हो रहा है वो जल एक ही है। वो जल क्या है, एक ही है, कहने का मतलब। और जहाँ ये मिलेंगी वहाँ पर वो भी जल में क्या होंगी, सब आपस में मिल जाएंगी। जाकर कहाँ मिलते हैं, सब समुद्र में ही तो जाकर मिलते हैं, है ना। तो कहने कि इनका उद्गम और संगम एक ही है, भले ही हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही हैं और हमें अलग अलग तरीके से लाभान्वित कर रही हैं, है ना। फिर आगे, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, है ना। अब देखिए, लेखक कह रहा है कि हमें उसी नदी की तलाश है ना, जिसमें स्वच्छ सुंदर और निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है, शीतल जल प्रवाहित हो रहा है। ये कैसी
नदी की बात कर रहा है लेखक। कहने का मतलब जो हमारे देश में जो विभिन्नता है ना, वो विभिन्नता बनी रहे, लोगों के मन में बुरी भावनाएं ना आए, है ना, लोगों के मन में बुरी भावनाओं का प्रवाह ना हो। लेखक कह रहा है कि हमारी इच्छा है, ये हमारी अभिलाषा है, ठीक, कि ये जो अलग अलग जिस प्रकार से नदियाँ अलग अलग बह रही हैं, तो उसी प्रकार से हम भले ही यहाँ पर विभिन्न तरीके से रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी जो ये एकता, अनेकता में एकता की जो हमारी ये संस्कृति है, ये हमेशा अमर रहे, है ना, ये हमेशा बनी रहे, इस पर कोई आँच ना आने पाए। कह रहे हैं कि जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है ना। कह रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को आज से नहीं, है ना, जब से भारत देश का निर्माण हुआ है तब से क्या है, इसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जाता रहा है। कितने आक्रमणकारी आए, है ना, अगर आप इस्लाम धर्म के उदय से देखें तो वहाँ से बहुत सारे आक्रमणकारी आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, उसको तोड़ नहीं पाए, है ना, और आज भी वो कायम है। तो लेखक कह रहा है कि यही जो अमर दान है, ये जो अमर तत्व है, ये हमेशा बना रहना चाहिए। लेखक कह रहा है कि हमारे एक इकबाल कवि थे, उन्होंने ये कहा था कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इकबाल जी कह रहे हैं कि हमारा जो नामो निशान है, जो हमारा अस्तित्व है, वो आज भी हमारा बचा हुआ है, आज भी वो बचा हुआ है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेखक कह रहा है, यहाँ पर इकबाल जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी बात जरूर है कि जिसने हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है ना। कितनी बार हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको कोई मिटा नहीं पाया। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत अवश्य है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेखक कह रहा है कि सदियों तक, है ना, कई सदियों से आज भी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको कोई आज तक मिटा नहीं पाया है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेखक कह रहा है कि सदियों से ही क्या है, हमारे देश के कई दुश्मन रहे हैं, है ना, लेकिन इस भारत की संस्कृति और भारत की एकता को नष्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे। ठीक, इतना आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पीछे एक्सरसाइज दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग 4 एक्सरसाइज आ रही है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, शुरुआत की जो 4 एक्सरसाइज हैं, का खा गा घा अभ्यास प्रश्न में, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, और आप लोग इसकी व्याख्या अवश्य करेंगे। अब इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे, और टेस्ट भी अब आपका किसी भी दिन से शुरू हो सकता है। ठीक।